हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के ई लर्निंग सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है रडार। रडार बेसिकली माइक्रोवेव इक्विपमेंट एंड कंपोनेंट का एक सिस्टम है जिसका इनिशियल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड प्रॉपर डेवलपमेंट ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ, जब डिफेंस को एनिमी के फाइटर प्लेन की लोकेशन तथा उनकी स्पीड तथा डायरेक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की ज़रूरत महसूस हुई। तो आज का हमारा टॉपिक है रडार। इस टॉपिक को शुरू करने के पहले मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाएं। अगर इस वीडियो को प्रिपेयर करने के दौरान कुछ करेक्शन होंगे तो उसमें मेरे द्वारा कमेंट किया जाएगा। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। रडार एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो आज के टॉपिक में हम रडार का बेसिक प्रिंसिपल कवर करने वाले हैं कि कैसे रडार वर्क करता है और उसके क्या ब्लॉक डायग्राम है। साथ ही हम देखेंगे कि रडार का एप्लीकेशन क्या है, कि रडार जो है बेसिकली किस काम में आता है। तो ये दो हमारे आज के ऑब्जेक्टिव हैं। तो रडार जिसका फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, जो कि जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक माइक्रोवेव सिस्टम है जिसमें एक ट्रांसमीटर, जो कि माइक्रोवेव ट्रांसमीटर कह सकते हैं हम, इसके अलावा माइक्रोवेव रिसीवर होगा इसमें, और एक माइक्रोवेव एंटीना जो कि पैराबोलिक डिश एंटीना मोस्टली यूज़ करते हैं वो होगा। तो बेसिकली रडार एक माइक्रोवेव सिस्टम है और इसका बेसिक यूज़ क्या है। इसका बेसिक यूज़ क्या है कि कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, उस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन गैदर करने के काम में आता है। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मीन्स दो वेराइटी के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल मूविंग ऑब्जेक्ट और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट मतलब कोई फाइटर प्लेन हो सकता है, जैसा मैंने आपको बताया वर्ल्ड वार सेकेंड के एप्लीकेशन के हिसाब से एक ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, फाइटर प्लेन, या हमारा सिविल एविएशन का एरोप्लेन हो सकता है। इसके अलावा कोई मूविंग ऑब्जेक्ट मिसाइल हो सकता है, कोई व्हीकल भी हो सकती है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ट्रीज़ हो गए, माउंटेन्स हो गए, बड़ी बिल्डिंग्स हो गई। तो इन ऑब्जेक्ट्स के या इन टारगेट्स की इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए हमें एक माइक्रोवेव सिस्टम की आवश्यकता महसूस हुई, जिसको हम कहते हैं रडार। रडार को यूज़ कौन करता है? तो जैसा बताया मैंने आपको कि सिक्योरिटी पर्सनल, मिलिट्री वाले या आर्मी वाले रडार सिस्टम को यूज़ करते हैं। सिविल एविएशन वाले एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं। हम मोस्टली एयरपोर्ट पे रडार होते हैं जो कि सिविलियन के पर्पस के लिए जो एरोप्लेन होते हैं उनकी लोकेशन पता करने के काम में आते हैं। इसके अलावा हाईवे पे हम देखते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले हमारी व्हीकल की स्पीड को मॉनिटर कर सकते हैं दूर से, तो उसको भी रडार की हेल्प से ये काम किया जा सकता है। इसके अलावा आजकल रडार का एक और एप्लीकेशन है कि वेदर की इंफॉर्मेशन, मानसून कब आएगा कब नहीं आएगा, इस तरह की जानकारी हमें रडार से पता चलती है। फॉर एग्जांपल पुणे में डॉपलर रडार, जो कि हमारे सेंट्रल इंडिया के रीजन को वेदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली रडार सिस्टम क्या है? एक माइक्रोवेव सिस्टम है जिसका काम है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को गैदर करना।
क्या इन्फॉर्मेशन गैदर करना, तो किस टाइप की इन्फॉर्मेशन गैदर करना। तो बेसिकली रडार जो है 4 कैटेगरी की इन्फॉर्मेशन गैदर करने के काम में आता है। पहला, जहाँ हमारा रडार सिस्टम है वहाँ से कोई ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, तो रडार का एक एप्लीकेशन या एक काम क्या है, ऑब्जेक्ट या जो टारगेट की दूरी हमारे रडार सिस्टम से कितनी है वो पता लगाने के काम में आता है। ये दूरी कुछ मीटर से लेके कुछ किलोमीटर, इवन कुछ 1000 किलोमीटर भी हो सकती है। इसके अलावा ऑब्जेक्ट की लोकेशन क्या है, उसका डायरेक्शन क्या है, रडार इस काम में भी आता है कि ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, वो तो पहला काम हो गया। इसके अलावा ऑब्जेक्ट या टारगेट किस तरफ है, तो ये बताने के भी काम में आता है। ऑब्जेक्ट का लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है या ऑब्जेक्ट के लुक एंगल्स क्या है, ये पता लगाने के काम में आता है। तीसरा, अगर ऑब्जेक्ट मूविंग है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है मूविंग ऑब्जेक्ट का कि वो कितनी स्पीड से मूविंग है, किस तरफ मूविंग है वो डायरेक्शन हो जाएगा, और कितनी स्पीड से मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट। तो अगर रडार से अगर हम क्या काम कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की स्पीड मेजरमेंट का भी काम कर सकते हैं। साथ ही ऑब्जेक्ट हम अंदाज लगा सकते हैं या पता लगा सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी साइज़ क्या है, छोटा ऑब्जेक्ट है, बड़ा ऑब्जेक्ट है, या उसका शेप क्या है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है या स्क्वायर ऑब्जेक्ट है, इस टाइप से। और साइज़ और शेप से हम क्या अंदाज लगा सकते हैं या क्या पता लगा सकते हैं कि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट क्या है। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट कोई फाइटर प्लेन है तो हमारी आर्मी पता लगा सकती है कि एनिमी का कौन सा वाला फाइटर प्लेन अभी हमारी तरफ आ रहा है। तो हम जो है बेसिकली 4 चीज़ें इस रडार सिस्टम से पता लगा सकते हैं। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट की स्पीड अगर मूविंग है तो, और ऑब्जेक्ट को पहचानने का भी काम हम कर सकते हैं साइज़ और शेप के डाटा से। कैसे काम करता है रडार, तो हम रडार का अगर बेसिक प्रिंसिपल की बात करें हम, तो बेसिकली रडार में एक यहाँ जो रडार सिस्टम बता रखा है, यहाँ पे रडार में ट्रांसमीटर होता है और यहीं पर रिसीवर भी होता है। आगे हम देखेंगे इसका डायग्राम। ट्रांसमीटर रिसीवर एक एंटीना से कनेक्ट होता है जो कि माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट और रिसीव करता है। तो बेसिकली रडार का प्रिंसिपल है कि हम ट्रांसमीटर से माइक्रोवेव, पर्टिकुलरली माइक्रोवेव पल्स को हम ट्रांसमिट करते हैं एयर में। यह किसी ऑब्जेक्ट की तरफ जाता है और ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके वापस वही माइक्रोवेव हमारे रडार सिस्टम पे आता है। ट्रांसमिट भी एक ही सिस्टम से हो रहा है, एक बेसिक रडार सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं। ट्रांसमिट भी एक ही रडार से हो रहा है और रिसीव भी उसी एंटीना से रिसीव हो रहा है। बट ट्रांसमिट और रिसीव जो पल्स रहेगी उसकी हम स्टडी करके हम ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है, हम रडार में माइक्रोवेव ट्रांसमिट करते हैं टुवर्ड्स द टारगेट और टारगेट से रिफ्लेक्ट होके वही माइक्रोवेव वापस हमारे पास आती है, जिसको हम इको कह सकते हैं। तो हम इको को ऑब्जर्व करते हैं। इको ऑब्जर्व करने में हम पता लगाते हैं कि हमारी पल्स में क्या क्या चेंजेस हुए हैं रिटर्न पल्स में। तो हम उस चेंजेस को ऑब्जर्व करके हम पता लगा सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है, ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन क्या है, वगैरह वगैरह। तो बेसिक प्रिंसिपल है, हम रडार में माइक्रोवेव पल्स को ट्रांसमिट करते हैं या माइक्रोवेव उसको ट्रांसमिट करते हैं और रिफ्लेक्टेड माइक्रोवेव को हम ऑब्जर्व करते हैं। रडार यहाँ पे मैंने आपको एक सिंबॉलिकली बताया, इसी को ब्रॉड करूँ मैं तो एक रडार का बेसिक ब्लॉक डायग्राम कुछ इस तरीके से हो सकता है। किसी रडार में एक माइक्रोवेव का पल्स का ट्रांसमीटर होता है जो कि माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जांपल 1 गीगाहर्ट्ज़ 2 गीगाहर्ट्ज़ मतलब
एस बैंड का या एल बैंड का रडार है तो वो 1 गीगाहर्ट्ज़ 2 गीगाहर्ट्ज़ इस तरह की माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी या पल्सेस को ट्रांसमिट करता है। उसी रडार में उसी जगह पर हमारे पास उस पल्स को रिसीव करने का एक हाईली सेंसिटिव रिसीवर होता है। तो रडार में ट्रांसमीटर भी है, ये पल्स ट्रांसमीटर जो कि माइक्रोवेव ट्रांसमीटर है। यहाँ पर हमारा जो माइक्रोवेव के जो हाई पावर एम्पलीफायर या हाई पावर माइक्रो जनरेटर सिस्टम होता है, फॉर एग्जांपल क्लिस्ट्रॉन ट्यूब या फिर मोस्ट ऑफ द रडार में यूज़ होता है मैग्नेट्रॉन। तो यहाँ पर मैग्नेट्रॉन, पल्स मैग्नेट्रॉन या पल्स क्लिस्ट्रॉन ट्यूब से हम हाई पावर की माइक्रोवेव पल्स जनरेट करते हैं। और हमारे पास उसी रडार सिस्टम में यहाँ पर पल्स को रिसीव करने का भी अरेंजमेंट होगा, जो कि बहुत हाईली सेंसिटिव रिसीवर होता है। लो नॉइज़ एम्पलीफायर यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल पैरामेट्रिक एम्पलीफायर एज हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं हाईली सेंसिटिव रिसीवर बनाने के लिए। ट्रांसमीटर रिसीवर दोनों एक ही एंटीना से कनेक्ट होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एक ही एंटीना से कनेक्ट करने के लिए ये एक बेसिक रडार का डायग्राम बना रखा है मैंने, इसमें इसलिए एक ही एंटीना है का यूज़ बता रहा हूँ मैं। अदरवाइज़ तो हो सकता है कि एक से ज़्यादा एंटीना यूज़ होते होंगे। अगर ट्रांसमीटर रिसीवर एक ही एंटीना से कनेक्ट होते हैं तो हमें कनेक्ट करने के लिए हमें एक डुप्लेक्सर स्विच की ज़रूरत पड़ती है, जिसका काम क्या रहता है कि जब पल्स ट्रांसमिट होती है तब एंटीना को ट्रांसमिट से कनेक्ट कर देता है, ताकि वो एंटीना क्या कहलाता है, ट्रांसमिटिंग एंटीना। जब पल्स ट्रांसमिट होना बंद हो जाती है तब हमारा एंटीना जो है रिसीवर से कनेक्ट रहता है। तो हमारा जो एंटीना मोस्टली रिसीवर से कनेक्ट रहता है, पर जब पल्स को ट्रांसमिट करना होता है तब वो एंटीना ट्रांसमीटर से कनेक्ट होता है। तो ये काम कौन करता है, तो एक स्विच काम करता है, इसको हम बोलते हैं डुप्लेक्सर स्विच। तो पल्स ट्रांसमिशन में अगर हम एक ही एंटीना यूज़ करना हो तो हम डुप्लेक्सर हमें यूज़ करना होता है। इसके अलावा रडार में जो एंटीना होता है, हमने आपको जैसा भी बताया कि रडार से हम डायरेक्शन पता लगाते हैं, तो हमें एंटीना से माइक्रोवेव पल्स को बहुत सारे पॉसिबल डायरेक्शंस में भेजना रहती है। उसके लिए हमें एंटीना को मूव करना रहता है ना, या एंटीना को स्कैन करना रहता है हर पॉसिबल डायरेक्शन में। जैसा करने के लिए हमें रडार में एक स्कैनिंग सिस्टम भी चाहिए रहता है, जो कि पूरा मैकेनिकल सिस्टम है। और पूरा हमारा रडार का जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्कैनिंग सिस्टम ही होता है। इसके अलावा ट्रांसमिट पल्स, रिसीव पल्स से हमें जो ऑब्जेक्ट की जो इन्फॉर्मेशन गैदर होगी, उस इन्फॉर्मेशन को हम एक डिस्प्ले में शो करेंगे। तो रडार में एक डिस्प्ले सिस्टम भी होता है। फॉर एग्जांपल एक ये डिस्प्ले सिस्टम यहाँ पे बता रखा है, ये PPI डिस्प्ले सिस्टम है, ये प्लान पोजीशन इंडिकेटर, जो कि बताता है कि ऑब्जेक्ट, यहाँ पे जो डॉट्स दिख रहे हैं ये डॉट्स बता रहे हैं कि यहाँ ऑब्जेक्ट्स है, तो ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में कितनी दूरी पर है ये बताता है। तो बेसिकली पूरे डायग्राम की बात करें हम, तो हमारा रडार सिस्टम में एक माइक्रोवेव ट्रांसमीटर है, एक माइक्रोवेव रिसीवर है, एक माइक्रोवेव एंटीना है जो कि मोस्टली पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटीना PDA है ना, या पैराबोलिक डिश एंटीना, या उसी फैमिली का कोई एंटीना, जिसको फॉर एग्जांपल ये फोटो बता रखा है, ये कट पैराबोलाइड है, जो कि स्कैन करने में रिलेटिवली इजी होता है। तो हमारे रडार में एक ट्रांसमीटर, रिसीवर, एंटीना, ट्रांसमीटर रिसीवर से एक ही एंटीना को कनेक्ट करने के लिए एक डुप्लेक्सिंग सिस्टम, और इसके अलावा एंटीना को मूव करने के लिए मैकेनिकल अरेंजमेंट, जो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे एंटीना को डिज़ायर्ड पैटर्न में, जिसको हम स्कैनिंग स्कीम्स कहते हैं, डिज़ायर्ड पैटर्न में एंटीना को मूव करता है।
इसके अलावा सारे आउटपुट को देखने के लिए, है ना, रडार सिस्टम का रिजल्ट देखने के लिए एक डिस्प्ले सेक्शन होता है। और यहाँ पे क्योंकि रडार का पार्ट नहीं है, बट यहाँ पे बता रखा है मैंने कि एक टारगेट है जिसकी इंफॉर्मेशन हमें गैदर करना होती है। तो दिस व्हाट इज़ द बेसिकली एक रडार का एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम है, जो कि हम बोल सकते हैं कि यही डायग्राम एक पल्स रडार का भी एक ब्लॉक डायग्राम है। दो कैटेगरी के रडार सिस्टम होते हैं, पल्स रडार और CW रडार। CW रडार को जनरली CW डॉपलर रडार भी कहते हैं। रडार से मेज़रमेंट कैसा होता है, तो इसका एक एग्जांपल हो कि कैसे रडार से हम डिस्टेंस मेज़रमेंट करते हैं। कि ऑब्जेक्ट, हमारे रडार से कोई ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फाइटर प्लेन बता रखा है मैंने, एक ऑब्जेक्ट, तो हमारे रडार से कोई ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है। तो इमेजिन करें कि हमारे रडार से कोई ऑब्जेक्ट d दूरी पर है या d डिस्टेंस पर है, तो हमें पता करना है कि ये d डिस्टेंस कितना है। इसकी वैल्यू कुछ मीटर से लेके कुछ हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर हो सकती है। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि रडार में हमारे पास माइक्रोवेव का ट्रांसमीटर है, तो हम रडार से एक माइक्रोवेव की पल्स को हम ट्रांसमिट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये रडार का ट्रांसमिटिंग सेक्शन है और जो कि एक माइक्रोवेव पल्स को ट्रांसमिट कर रहा है। जिस मोमेंट पे पल्स हमारी ट्रांसमिट होती है उस टाइम को हम फॉर एग्जांपल कह दें कि T1 टाइम है। मीन्स इस टाइम को हम नोट कर लेंगे या हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नोट कर लेगा कि हमने पल्स को ट्रांसमिट कब किया। ये पल्स ट्रांसमिटिंग एंटीना द्वारा ट्रांसमिट होगी, जो कि एयर में जाएगा टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। अगर कुछ दूरी पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, हमारी माइक्रोवेव को पल्स को रिफ्लेक्ट करेगा। तो हमारी कुछ पावर, रिफ्लेक्टेड पल्स की कुछ पावर वापस रडार की तरफ आएगी। तो सपोज ये एक पल्स बता रखी है, ये हमने जो पल्स ट्रांसमिट की थी वही पल्स हमें वापस हमारे कुछ समय बाद हमारे रडार सिस्टम से रिसीव हो गई। तो इस टाइम को भी हम नोट कर लेंगे। हमने पल्स ट्रांसमिट कब की, हमने पल्स रिसीव कब हुई, हमारी ट्रांसमिटेड पल्स हमें रिसीव कब हुई। डेफिनेटली ट्रांसमिट पल्स की पावर ज़्यादा होगी और जो रिसीव पल्स होगी उसकी पावर कम होगी, क्योंकि वो काफ़ी डिस्टेंस ट्रेवल करके आई है और कुछ ही पावर रिफ्लेक्ट होके आई है। तो जितनी भी रिफ्लेक्ट होके आ जाए, अगर रिसीवर उसको डिटेक्ट कर लेता है कि पल्स रिटर्न आ गई है, तो उस टाइम को हम नोट कर सकते हैं। तो हमारे पास दो टाइम है, हमने पल्स ट्रांसमिट कब की और हमें पल्स रिसीव कब हुई। तो ट्रांसमिटेड पल्स और रिसीव्ड पल्स के टाइम में जो डिफरेंस आता है उसी टाइम को हम बोलते हैं डेल्टा टी, और इसको कहते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बेसिकली इस मेथड से, जो कि हम डिस्टेंस मेजरमेंट की मेथड बता रहा हूँ मैं आपको, रडार से डिस्टेंस मापने की मेथड, तो इस मेथड से हम नाम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ पल्स मेजरमेंट मेथड या सिस्टम। तो इसमें हमने ट्रांसमिट पल्स का टाइम और रिसीव पल्स का टाइम का डिफरेंस पता लगा लें, जिसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट मीन्स इस टाइम पर हमारी माइक्रोवेव रडार से निकल के ऑब्जेक्ट की तरफ गई और द डी डिस्टेंस ट्रेवल करके गई और वापस डी डिस्टेंस ट्रेवल करके रिटर्न आई। मीन्स इस डेल्टा टी टाइम में हमारी पल्स ने डी प्लस डी जाने में और वापस डी आने में 2D डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो अब हमारे पास टाइम पता है कि 2D डिस्टेंस ट्रेवल करने में हमें डेल्टा टी टाइम लगा। तो हम एक सिंपल सा फार्मूला यूज़ कर लें, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमें पता करना है, जो कि अभी फ़िलहाल 2D है, D जाने में और D आने में, और डेल्टा टी उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करने में लगा समय। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड यहाँ पर स्पीड ऑफ माइक्रोवेव या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है,
जिसकी वैल्यू को हम जानते हैं, जो कि लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम पता लगा सकते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से हम पता लगा सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट डिवाइड बाई 2। डिवाइड बाई 2 किस लिए आया है कि हमें यहाँ पे एक्चुअल इस फार्मूले में डिस्टेंस कितनी रखना चाहिए थी हमें 2d, क्योंकि d जाने में और d आने में। तो इस तरीके से हम सिंपल तरीके से हम क्या पता लगा सकते हैं हम कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है कितनी दूरी पर है। तो ब्रीफली रडार से हम डिस्टेंस कैसे पता लगाते हैं, तो हम ट्रांसमीटर से माइक्रोवेव पल्स को ट्रांसमिट करते हैं और ये टाइम हमें पता होता है। इसी तरह से उसी रडार में हमें रिफ्लेक्टेड माइक्रोवेव जब रिटर्न आती है तब हम उस टाइम का पता लगा लेते हैं। तो दो T1 और T2 टाइम के डिफरेंस को हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, और सिंपल सा फिजिक्स का बेसिक फार्मूले की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि जो है इस टाइम पर ऑब्जेक्ट जो है माइक्रोवेव कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके वापस रिटर्न आया। तो इस मेथड से हम क्या पता लगा सकते हैं हम कि हमारा ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है। रिमेंबर यहाँ पे कंडीशन, ऑफ कोर्स पूरे रडार में कंडीशन ये है कि जो टारगेट है या जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ न कुछ माइक्रोवेव को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। रडार ऑब्जेक्ट को तभी पहचान पाएगा जब ऑब्जेक्ट या टारगेट द्वारा माइक्रोवेव रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्टेड माइक्रोवेव कहाँ पर आएगी, हमारे रडार के रिसीविंग एंड पे। अगर ये काम नहीं हो पाता है तो रडार जो है ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझें कि सपोज एक रडार है जिसमें माइक्रोवेव पल्स हमने ट्रांसमिट की और वही माइक्रोवेव पल्स की कुछ पावर हमें रिटर्न रिसीव हुई। तो जाने में और आने में जो समय लगा जिसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, तो सपोज टाइम ऑफ फ्लाइट जिसको डेल्टा टी अभी हमने ऊपर नाम दिया वो 100 माइक्रोसेकेंड है। मतलब हमने पल्स ट्रांसमिट किया और पल्स रिसीव हुई, दोनों के बीच में कितना समय लगा, टोटल 100 माइक्रोसेकेंड। तो इस बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं कि उस पल्स ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, या हम कह सकते हैं कि हमारा रडार से ऑब्जेक्ट या टारगेट कितनी दूरी पर है। तो टाइम 100 माइक्रोसेकेंड जिसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि हम जानते हैं ऑलमोस्ट कांस्टेंट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसकी बेसिस पे हम कैलकुलेशन करें तो हमारा जो आएगा 15,000 मीटर, या इसको किलोमीटर में हम देखें तो 15 किलोमीटर। मतलब अगर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट 100 माइक्रोसेकेंड मिलता है किसी रडार सिस्टम में, तो डिस्प्ले सिस्टम क्या इंडिकेट करेगा कि वो ऑब्जेक्ट रडार से लाइन ऑफ साइट में 15 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इस तरीके से हम किसी रडार से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस का मेजरमेंट कर सकते हैं। डायरेक्शन कैसे पता लगाते हैं कि अब 15 किलोमीटर फॉर एग्जांपल हमने डिस्टेंस तो पता लगा लिया, पर वो किस डायरेक्शन में है, तो उसके लिए हमें एक स्कैनिंग सिस्टम होता है, जो कि स्कैनिंग सिस्टम क्या करता है, रडार में जो एंटीना यूज़ किया जाता है उस एंटीना को हर पॉसिबल डायरेक्शन में जो है रोटेट करता है या मूव करता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करता है, मीन्स हर डिफरेंट एंगल पर डिफरेंट टाइम पर माइक्रोवेव पल्स ट्रांसमिट करते हैं। इसी तरह से वर्टिकल डायरेक्शन में भी, मीन्स ऊपर से नीचे वाले डायरेक्शन में भी, और हॉरिजॉन्टल मैंने बताने की कोशिश कर रहा था कि लेफ़्ट टू राइट, तो लेफ़्ट टू राइट भी और टॉप टू बॉटम भी, ऐसे करके हम पूरा हमारा जो हेमिस्फीयर है रडार के सामने जो पूरा आकाश दिख रहा है, हम कहीं भी हमारी माइक्रोवेव पल्स को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं।
ये काम कौन करता है? तो स्कैनिंग रडार में स्कैनिंग सिस्टम होता है जो कि हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग और वर्टिकल स्कैनिंग दोनों साइमल्टेनियसली करता है, ताकि लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम सारे जो एयर में जो एंगल बन रहे हैं एंटीना के रिस्पेक्ट में, सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या माइक्रोवेव पल्स को ट्रांसमिट किया जाए। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट होगा उस डायरेक्शन से माइक्रोवेव पल्स रिटर्न आएगी। फॉर एग्जांपल इस फोटो में अगर हम माइक्रोवेव को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो यहाँ इस डायरेक्शन में अगर टारगेट होगा तो इस डायरेक्शन से माइक्रोवेव पल्स रिटर्न आएगी। तो हमारा स्कैनिंग सिस्टम बता देगा कि इस एंगल ऑफ एलिवेशन पे या इस एंगल ऑफ एजीमुथ पे, मतलब हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल, इन एंगल है ना, दोनों एंगल का एक कॉम्बिनेशन पे इस एंगल पर हमारा क्या है, कोई ऑब्जेक्ट जो है डिटेक्ट हुआ है। उससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का लेटीट्यूड कितना है, उस ऑब्जेक्ट का लॉन्गिट्यूड कितना है और उस ऑब्जेक्ट का एल्टीट्यूड, मतलब अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट है। तो लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एल्टीट्यूड, इन 3 पैरामीटर से हम क्या पता लगा सकते हैं ऑब्जेक्ट की लोकेशन या ऑब्जेक्ट कहाँ पर। तो इन शॉर्ट बताऊँ मैं कि ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन या टारगेट का डायरेक्शन कैसे पता लगाते हैं। तो हमारे एंटीना को हम स्कैन करते हैं हर पॉसिबल डायरेक्शन में। पॉसिबल डायरेक्शन बार बार बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये कि हमें जिस डायरेक्शन में हमें ऑब्जेक्ट मिलने के जो है संभावना है या ऑब्जेक्ट के होने के चांसेस है, उन हर पॉसिबल डायरेक्शंस में हम क्या करेंगे, हमारे एंटीना को घुमाएंगे, जिससे हमारा एंटीना हर डायरेक्शन में है ना, एयर के हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसमिट करेगा। और जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट होगा तो उस डायरेक्शन से हमारी माइक्रोवेव रिफ्लेक्ट होके हमारे रडार सिस्टम पे आएगी। इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन क्या है। तो रडार से सबसे पहले तो हमने क्या पता लगा सकते हैं हम, ये प्रिंसिपल से कि ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, जिसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट मेजरमेंट कहते हैं, है ना। तो डिस्टेंस पता लगा सकते हैं और एंटीना को स्कैन करके हम पता लगा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है किस डायरेक्शन में। स्कैनिंग के तरीके बहुत वैरायटी के तरीके होते हैं। फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग, नोडिंग, स्पाइरल स्कैनिंग, जो भी तरीके यूज़ कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ स्कैनिंग होते हैं बहुत वैरायटी के। डिपेंड करता है कि हम ऑब्जेक्ट को सर्च कर रहे हैं या ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर रहे हैं। सर्च में हमें ऑब्जेक्ट का पता नहीं होता है, पर हमें ऑब्जेक्ट को एंगल पता करना होता है। और ट्रैक में ऑब्जेक्ट तो पता है पर हमें उसको मॉनिटर करना है, जिसको बोलते हैं ट्रैकिंग। तो मॉनिटर करने के लिए पर्पस है या फिर ऑब्जेक्ट को सर्च करने का पर्पस है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी स्कैनिंग की जो है अलग अलग तरीके यूज़ होते हैं। पर स्कैनिंग करके हम क्या पता लगा सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट जो कि डिटेक्ट हुआ है उसका लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड कितना है, मतलब हम ऑब्जेक्ट की लोकेशन पता कर सकते हैं। तीसरा, कुछ रडार में हमें ऑब्जेक्ट की स्पीड भी पता कर चल सकती है। अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो फॉर एग्जांपल कोई फाइटर प्लेन, तो कोई फाइटर प्लेन हमारी तरफ आ रहा है ना, या किसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो कितनी दूरी पर है वो बता देगा रडार सिस्टम, किस डायरेक्शन में बता देगा। पर तीसरी एक और चीज़ कि कितनी स्पीड से मूव हो रहा है। उसके लिए एक सिंपल कॉन्सेप्ट तो ये है कि हम हर पल्स के लिए पता लगाएं कितना डेल्टा टी आ रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट से हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वेराइटी के टाइम ऑफ फ्लाइट मिलेंगे, हमें डेल्टा टी मिलेंगे, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की स्पीड। पर इससे भी एफिशिएंट तरीका होता है जो कि फॉर एग्जांपल CW डॉपलर रडार सिस्टम में यूज़ किया जाता है कि जब हम ऑब्जेक्ट को, अगर ऑब्जेक्ट कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है और हम उस पर माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिट करते हैं, तो जो रिफ्लेक्टेड माइक्रोवेव आती है उसकी फ्रिक्वेंसी में थोड़ा सा चेंज मिलता है। तो CW डॉपलर रडार मीन्स जो कि बेसिकली काम में आता है किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड पता करने में। तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि हम जो माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिट करते हैं
वो उसको हम कह सकते हैं ट्रांसमिटेड फ्रिक्वेंसी, है ना। ये माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी ऑब्जेक्ट की तरफ गई, और ऑब्जेक्ट अगर मूविंग है, मूविंग में या तो वो रडार की तरफ आ सकता है या रडार से दूर भी आ सकता है, तो भी हर या किसी और एंगल पे जा सकता है, पर ऑब्जेक्ट इज मूविंग। तो अगर मूविंग ऑब्जेक्ट से माइक्रोवेव रिफ्लेक्ट आती है तो डॉपलर इफेक्ट ये कहता है कि ट्रांसमिटेड फ्रिक्वेंसी जो कि ट्रांसमीटर ने ट्रांसमिट करता है और जो रिसीव्ड फ्रिक्वेंसी, रिसीव्ड माइक्रोवेव, दोनों में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। तो ये फ़र्क मीन्स डिफरेंस इन ट्रांसमिटेड एंड रिसीव फ्रिक्वेंसी को ही हम कहते हैं डॉपलर फ्रिक्वेंसी शिफ्ट। ये डॉपलर फ्रिक्वेंसी शिफ्ट, इसको हम यहाँ पे एक फोटो के एग्जांपल समझ सकते हैं कि सपोज ये हमारा रडार माइक्रोवेव को ट्रांसमिट कर रहा है, एफओ ट्रांसमिटेड फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। और सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारे रडार की तरफ आ रहा है, तो हमें जो रिसीव्ड फ्रिक्वेंसी होगी वो एफओ प्लस एफडी होगी, मीन्स एक थोड़ा डिफरेंस आएगा। सिमिलरली अगर कोई ऑब्जेक्ट रडार से दूर जा रहा है तो भी हमारे फ्रिक्वेंसी में उतना ही चेंज मिलेगा, तो चेंज की हमारी ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी कम हो जाएगी, एफओ माइनस एफडी हो जाएगा। ले देखिए बात यह है कि अगर ऑब्जेक्ट मूविंग है तो जो फ्रिक्वेंसी हम ट्रांसमिट करते हैं और जो फ्रिक्वेंसी हम रिसीव करते हैं उसमें एक डिफरेंस आता है, जिसको हम डॉपलर फ्रिक्वेंसी शिफ्ट डेल्टा एफ कहते हैं। यह डेल्टा एफ डिपेंड करेगा, इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी कि ऑब्जेक्ट कितना मूविंग है। अगर ऑब्जेक्ट मूविंग नहीं है, फॉर एग्जांपल स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, तो इस फ्रिक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। हमने 1 गीगाहर्ट्ज़ ट्रांसमिट किया है तो रिसीव भी हमें क्या होगा, 1 गीगाहर्ट्ज़ से रिसीव होगा। पर अगर ऑब्जेक्ट मूविंग है जिसकी हमें स्पीड पता करना है ना, वही टारगेट अभी हमारा एम था कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, तो अगर ऑब्जेक्ट मूविंग है तो एक मामूली सा फ्रिक्वेंसी में चेंज आएगा, और वो चेंज किस पे डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है। जितना ज़्यादा स्पीड ऑब्जेक्ट की होगी वो चेंज इन फ्रिक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी। तो चेंज इन फ्रिक्वेंसी का यूज़ पता करके हम पता लगा सकते हैं, एक फार्मूला है, उस फार्मूले बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट जो है किस स्पीड से मूव हो रहा है। ओके, तो डिटेल में इसको समझने के लिए हमें डॉपलर रडार को समझने की ज़रूरत पड़ सकती है। बट हम रडार से हम क्या पता लगा सकते हैं, ऑब्जेक्ट की स्पीड भी पता लगा सकते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट की। इसके अलावा हम कितना पावर माइक्रोवेव का रिटर्न आ रहा है या अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्टेड पावर, इसके अलावा हम स्कैनिंग के तरीके यूज़ करके और हमारे दूसरे नॉलेज और दूसरे पैरामीटर से हम यही पता लगा सकते हैं कि जो जिससे माइक्रोवेव रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, मीन्स वो ऑब्जेक्ट या टारगेट, उसकी साइज़ क्या है। मीन्स ऑब्जेक्ट छोटा है या ऑब्जेक्ट बड़ा है। अगर ज़्यादा बड़ा होगा ऑब्जेक्ट तो ज़्यादा पावर रिफ्लेक्ट होगा, एक जनरल कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ मैं। और ऑब्जेक्ट छोटा होगा तो जनरली कम पावर जो है रिफ्लेक्ट होगा। उसका शेप पे भी डिपेंड करेगा कि कितना पावर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो रिफ्लेक्टेड पावर से और स्कैनिंग के तरीक़ों से हम पता लगा सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट का साइज़ और शेप क्या है, जिससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो पॉसिबल क्या है। अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि वो ऑब्जेक्ट है, तो अगर फाइटर प्लेन है तो कौन सी कैटेगरी का फाइटर प्लेन है। फॉर एग्जांपल रफाल है या F-16 फाइटर प्लेन है या MiG-21 फाइटर प्लेन है। तो ऑब्जेक्ट के हमें आइडेंटिफिकेशन के भी काम में रडार सिस्टम आ सकता है। तो बेसिकली रडार का मैंने आपको बताया कि एक माइक्रोवेव सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। मतलब नाम में ही क्लियर है कि इसमें रेडियो वेव्स मतलब माइक्रोवेव्स का यूज़ करते हैं। हम किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करते हैं और उसकी रेंजिंग करते हैं। रेंजिंग करते हैं मीन्स लगभग मान के लिए उसकी डिस्टेंस पता लगाते हैं।
जो कि एक मूविंग या फिर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की रेंजिंग करने के काम में आता है। बेसिकली 4 पर्पस के लिए रडार का यूज़ करते हैं हम। ऑब्जेक्ट जो कि काफ़ी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है तो उस कितनी दूरी पर है, साथ ही हम पता लगा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन क्या है, मीन्स उसका लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड क्या है। इसके अलावा हम पता लगा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है किस स्पीड से मूव हो रहा है, और साथ ही अगर हमारे डिफेंस में यूज़ करें हम तो हम अंदाज भी लगा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो कि फॉर एग्जांपल 1000 किलोमीटर की दूरी पर है तो वो कौन सा ऑब्जेक्ट है या एनिमी का कौन सा फाइटर प्लेन है। इसको देखने के लिए हमने रडार का एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम देखा जिसके कुछ कंपोनेंट थे, और साथ ही हमने देखा कि ऑब्जेक्ट रडार से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजरमेंट कैसे करते हैं। इसके अलावा स्कैनिंग मेथड से हम रडार का डायरेक्शन पता करते हैं। तो होप रडार का आज की क्लास से रडार का एक बेसिक प्रिंसिपल आपको समझ में आया होगा। तो एक लाइन में अगर बेसिक प्रिंसिपल को मैं बोलूं कि हम माइक्रोवेव को ट्रांसमिट करते हैं और वही माइक्रोवेव ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके आती है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिफ्लेक्ट होके आती है। तो रिफ्लेक्टेड वेव की स्टडी करके हम ऑब्जेक्ट की डिटेक्शन और ऑब्जेक्ट की रेंजिंग करते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट माइक्रोवेव को या जो भी हमने फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट की है उसको अगर रिफ्लेक्ट नहीं करता है तो हमारा रडार उस ऑब्जेक्ट को रेंजिंग या उस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट नहीं कर सकता है। तो रडार से बचना हो तो हमारा ऑब्जेक्ट का शेप या उसकी सरफेस ऐसी होना चाहिए कि माइक्रोवेव को रिफ्लेक्ट नहीं करे, और रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो हम रडार से बच सकते हैं। और रडार की साइड बात करें हमें रडार से ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना है तो हमारा रडार सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रोवेव को रिफ्लेक्ट करे या ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रोवेव रिफ्लेक्ट हो। आज की क्लास की बेसिस पे कुछ सेल्फ असाइनमेंट है। आप इनका क्वेश्चन का आंसर आज की क्लास से पता लगा सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। सिंपल असाइनमेंट की बात करूं मैं तो क्वेश्चन नंबर 1, एक्सपांड द वर्ड रडार। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फंक्शन ऑफ स्कैनिंग सेक्शन ऑफ रडार सिस्टम। Question number 3, a radar receives echo after 1 millisecond of transmitted pulse. Estimate the distance of target. Question number 3 फिर से सुनिए। A radar receives echo after 1 millisecond of transmitted pulse. Estimate the distance of target. Question number 4, write basic difference between pulse and CW radar. Write basic difference between pulse and CW radar. Last question, write name of 3 radar measurement parameter of an object. Write name of 3 radar measurement parameter of an object. So dear students, thank you for watching my video.